नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देखना शुरू कर चुके हैं जोश नेट जेआरएफ की नई प्रस्तुति। आज हम बात करेंगे अर्थ विज्ञान के बारे में, तो तैयार हो जाइए। अर्थ कैसे पैदा होता है, अर्थ के बारे में विभिन्न जो राय हैं उनके बारे में जानेंगे और बहुत सारे फैक्ट आज जानेंगे। यह भी एग्ज़ाम के लिए बहुत भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भी प्रश्न आते ही रहते हैं, लेकिन इससे अपेक्षाकृत थोड़ा प्रश्न कम आते हैं। इसको 3 स्टार की कैटेगरी में हम रखेंगे। तो सबसे पहले यह जाना जाए कि अर्थ कहते किसे हैं। ठीक है, अर्थ होता क्या है। तो इसको जानने के लिए आप जैसे मैं कहूँ आम, मतलब मैंने बोला आम, तो आपके दिमाग में भी एक फल जो कि हरा होता है पकने के बाद पीला हो जाता है, जो कि खट्टा होता है कच्चा होने पे, जो कि मीठा हो जाता है पकने पे, उसकी याद आने लग गई। तो मतलब यह अर्थ आप तक पहुंच गया। लेकिन मैंने बोला बुटुटू तो आपको कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, तो मतलब इसका अर्थ ये है कि सुनने वाला और जो बोलने वाला है उन दोनों के लिए जब समान कोई प्रतीक होता है, जो प्रतीक बोला जा रहा होता है, वही दूसरा व्यक्ति उसी प्रतीक को चिन्ह मतलब उसका इमेज अपने अंदर बना लेता है, तो इसी को अर्थ बोलते हैं। अर्थ यही होता है भाषा का। ठीक है, जिसका भी अर्थ नहीं बन पा रहा, जिसका भी इमेज आपके दिमाग में नहीं बन पा रहा है, उसका अर्थ निष्पत्ति नहीं हुई है। ठीक है, तो जैसे मैं कहूँ बुटुटू तो आपके लिए कोई भी एक इमेज नहीं बन रहा है, लेकिन मैं किताब बोलूँ इमेज बन गया, महात्मा गांधी बोलूँ इमेज बन गया, मैं बोलूँ मार्स प्लेनेट तो तुरंत आपके मन में एक लाल सा ग्रह बन गया। मैं बोलूँ क्वांटम फिजिक्स तो क्वांटम फिजिक्स यदि नहीं आ रही है तो उसका कोई इमेज नहीं बनेगा ना। तो जो इमेज बन जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, कि अर्थ की निष्पत्ति हमारे अंदर हो चुकी है। यह टेक्निक पढ़ाई में भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस शब्द का आपके अंदर इमेज न बने, कोई इमोशन ना आए, जैसे मैं कहूँ दुख तो दुख का इमेज नहीं बनेगा, दुख की एक याद आएगी ना। दुख क्या है, एक इमोशन है, इमोशन जैसा आपको पता चलेगा अच्छा दुख का मतलब यह है। तो अर्थ क्या हो जाएगा, निष्पत्ति आपके अंदर अर्थ की हो जाएगी। तो जैसे विटगेन्स्टीन थे एक बहुत बड़े दार्शनिक, उन्होंने कहा कि दुनिया में सारी समस्याएं भाषा की है, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं और अन्य व्यक्ति जो समझ रहा है, इसमें काफ़ी यदि अंतर हो गया तो आपकी पूरा का पूरा आपकी भाषा का अर्थ नहीं जा पाएगा। तो यही सब चीज़ें होती हैं जिससे अर्थ निष्पत्ति होती है। इसीलिए विटगेन्स्टीन ने क्या कहा था कि दुनिया की सारी समस्याओं के पीछे क्या है, भाषा है। हम अपनी बात को दूसरे तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, दूसरा कह रहा है कि तुम हमारे इमोशन को नहीं समझ पा रहे हो, वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अर्थ ना पहुंच पाने के कारण होती हैं। तो आज हम देखेंगे कि अर्थ के कितने रूप होते हैं, इसके कौन कौन से विज्ञान जो भाषाविद हैं उन्होंने क्या क्या कहा है, इस पे हम विचार करेंगे। ठीक है, तो जैसा पहला है कि आप तुलसीदास जी ने एक बड़ी अच्छी लाइन कही थी, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। तुलसीदास जी ने शब्द और अर्थ का जल और तरंग के समान अभिन्न मांगा है, अभिन्न माना है ना। जिसको हम शब्द बोलते हैं, शब्द किसे बोला जाता है आपको पता ही है। शब्द कहा जाता है एक ऐसा सार्थक सब प्रतीक जो कि किसी उसका अर्थ हो, एक निश्चित अर्थ हो, उसको हम शब्द बोलते हैं। तो उन्होंने कहा शब्द और अर्थ जल और तरंग जैसे होता है। ठीक है, इसी प्रकार निरुक्त में जो हमारे अर्थ के महत्व को व्यक्त करते हुए निरुक्त नामक ग्रंथ में यास्क ऋषि ने क्या लिखा था, उन्होंने कहा था स्थाणुरयम भाराहा किला भूदिथ्यम वेदम न विजातितम योडर्थम इति सकलम भद मुच्यते नाम नाकमेति ज्ञान विधुत पास्पा। तो अर्थात अर्थ को जाने बिना कोई वेदों का अध्ययन करता है वह ढोंग करता है। अर्थ को जानने वाला ही समस्त कल्याणों में भागी होता है और ज्ञान ज्योति से समस्त दोषों को दूर करता है और ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो देखिए अर्थ के बारे में हमारे, और एक हैं वाक्यपदीयम में भर्तृहरि जो हैं, ठीक है, भर्तृहरि नाम था उनका, उन्होंने क्या कहा है, अर्थात शब्द और उच्चारण से जिस अर्थ की प्रतीति होती है वही उसका अर्थ होता है। श्री राम वर्मा ने के शब्दों में क्या कहा गया है, वो अभिप्राय या भाव वस्तु जिसका बोध पाठक या श्रोता को कोई शब्द या वाक्य पढ़ने सुनने अथवा
भाव भंगिमा संकेत देखने से होता है। भोलानाथ तिवारी हमारे पाणिनि हैं, तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि अर्थ की परिधि को विस्तृत तथा महत्वपूर्ण मानते हैं। किसी भी भाषिक इकाई, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द, रूप, पदबंध, उपवाक्य, वाक्य या प्रोक्ति को पढ़कर या सुनकर हमारा मस्तिष्क जो समझता है, ग्रहण करता है, वही उसका अर्थ होता है। ठीक है, जैसे आपने एक कविता पढ़ी, उसका जो अर्थ आपको आया उसको एक प्रोक्ति बोलेंगे। प्रोक्ति का मतलब होता है एक किताब भी हो सकती है, एक उपन्यास, एक मूवी, कोई भी चीज़ एक पूरा का पूरा जो हो उसको प्रोक्ति बोलते हैं। एक वाक्य भी प्रोक्ति हो सकता है। ठीक है, तो भोलानाथ तिवारी का क्या कहना था इनका, तो जो भी हम किताब, वाक्य, शब्द पढ़कर और हमारे मस्तिष्क में जो समझ ग्रहण करता है, जो समझ बनती है, उसी को क्या बोला जाता है, अर्थ बोला जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। उसके बाद बहुत सारे जो पाश्चात्य वैज्ञानिक हुए, भाषा वैज्ञानिक हुए, सोस्योर, ब्लूमफील्ड, फर्थ तथा नाम चॉम्स्की आदि के शब्दों में अर्थ को प्रधानता को विवेचित किया गया है। ब्लूमफील्ड ने क्या कहा था, अर्थ का विचार किए बिना वाक्य स्वानों का अध्ययन भावान्वयन है। ठीक है, भाव से बाहर चले जाना है। अर्थ का संप्रेषण भाषिक प्रतीकों के द्वारा किया जाता है। तो इस आधार पर अर्थ को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। तो यह सब है। ठीक है, अर्थ का अब हम आगे देखते हैं जो हमारी पुस्तक में दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे पहला देखिए, अर्थ विज्ञान यहाँ पे दिया गया है। तो पहला हम देखते हैं कि शब्द के द्वारा जो प्रतीति होती है उसे क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं। यह समस्त मतलब अर्थों का एक वो है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे जब भाषा की बात आती है, भाषा किसे बोलते हैं, तो भाषा किसे बोलते हैं, जो क्या करे, हमारी भावों को संप्रेषण कर दे। सारे लोग, सारे जो भाषा वैज्ञानिक थे, उन्होंने यही बात कही कि हमारी भावों को संप्रेषित करने वाले शब्द को मतलब जो सब पहुंचा दे उसको भाषा बोलते हैं। तो वही है यहाँ पे भी देखिए, शब्द द्वारा जो प्रतीति होती है उसको क्या बोला जाता है, अर्थ कहा जाता है। जैसे मैं बोलूँ आम, तो आपको आम का इमेज बन गया, आम की प्रतीति होने लग गई। लेकिन और इसमें बहुत सारे भिन्न हैं। जैसे मैं कहूँ आम आदमी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक मैंगो पहना हुआ है जैसे कि मकड़ी मैन, या फिर जो लोहार, ठीक है, एक ना आयरन मैन। ठीक है, तो यह सब मैं बोलूँ तो जैसे आम आदमी मैंने बोला, तो इसका मतलब वहाँ पे आम अलग चीज़ है, वहाँ पे आम का शब्द अलग है। लेकिन मैं कहूँ आम एक फल है, तो उसका मतलब आप दूसरा समझेंगे। तो ये है, सारी चीज़ें बदलते रहते हैं यार। तो देखिए है संकेत ग्रहण। संकेत ग्रहण क्या होता है, ये भारतीय विद्वान ने 8 साधन माने हैं, पाश्चात्य विद्वानों ने 3 साधन माने हैं अर्थ ग्रहण के। तो अर्थ ग्रहण क्या है, व्याकरण है, एक व्याकरण के दृष्टि से। जैसे मैं कहूँ आम ना, असल में आम बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आम मुझे बहुत पसंद है, और आम पसंद होने के साथ साथ उसका कई जगह पे प्रयोग है। जैसे मैं कहूँ आम, तो यह शब्द की दृष्टि से क्या है, एक फल है, मतलब अर्थ की दृष्टि से एक फल का नाम है। व्याकरण की दृष्टि से आम क्या है, एक संज्ञा है ना। लेकिन इसको और दृष्टियों से, जैसे मैं कहूँ आम आदमी, तो आम आदमी क्या हो गया, वहाँ पे आम आदमी क्या है, एक कॉमन चीज़ आ गई कि आम का मतलब यहाँ पे कुछ और है। ठीक है, तो यह ध्यान रखने वाली बात है। आप्तवाक्य, अर्थबोध क्या होता है, अर्थ कहाँ से निकलता है, तो व्याकरण से आपने देखा। आप्तवाक्य, आप्तवाक्य मतलब जैसे कोई महान विद्वान आदमी ने कह दिया कि बूटूटू का मतलब क्या होता है, मोबाइल का कवर होता है, तो आज से क्या माना जाने लगेगा, आप तो वचन हो गया, अच्छा बूटूटू लगाए हो, बड़ा अच्छा ग्रीन सा बूटूटू है, तुम्हारे मोबाइल पे बड़ा शोभा दे रहा है। ठीक है, तो यह आप्तवाक्य होता है, तो याद रखिएगा। उपमान और वाक्य शेष और विवृत्ति और प्रसिद्ध पद सन्निधि व्यवहार, यह 8 जो हैं यहाँ से अर्थबोध होते हैं, 8 साधन माने गए हैं। और पाश्चात्य में व्यवहार, विवरण और अनुवाद को 3 साधन माने गए हैं अर्थ ग्रहण करने के, कि उसका व्यवहार में क्या प्रयोग हो रहा है, उसके लिए विवरण क्या दिया गया हुआ है, और उसका अनुवाद क्या किया जा रहा है, क्या अनुवाद है उसका। इन सब से क्या निकलता है, अर्थ की निष्पत्ति होती है। तो यही है ना, हमारे यहाँ इतने सारे साधन हैं, उपमान वगैरह है। ठीक है, और प्रकरण है,
वाक्य शेष जान ही रहे हैं आप, तो ये सारी चीज़ें हैं, याद कर लीजिएगा, ये फैक्ट हैं, याद करने वाली चीज़ हैं। वाक्य शेष का मतलब क्या होता है, ऐसे ही मतलब जैसे मैंने आधा वाक्य बोला उसके बाद आप अर्थ समझ गए ना। जैसे मैं कहूँ कि गधा क्या कहते हैं, खुदा मेहरबान तो गधा, आप तुरंत समझ गए, पहलवान। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, यह है वाक्य शेष। उपमान का मतलब क्या होता है, जब उपमान मतलब किसी चीज़ से उपमा दी जाए, जैसे सिय मुख समता किमी करे चंद्र बापुरक, तो उपमान के द्वारा अच्छा मतलब सिय मुख समता किमी करे, चंद्रमा तो गरीब है, तो मतलब है सुंदरता की बात हो रही है, तो यहाँ से अर्थ ग्रहण करता है। प्रकरण जान ही रहे हैं, प्रकरण से पता चल जाता है कि आने वाला वाक्य क्या होगा। विवृत्ति, व्याख्या क्या होती है, जैसे किसी चीज़ की मैं व्याख्या कर दूं, जैसे मैं कहूं क्वांटम फिजिक्स, इसकी मैं व्याख्या कर दूं, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम इंटेंगलमेंट, यह सब क्या चीज़ें हैं, तो यह विवृत्ति के द्वारा आता है। और प्रसिद्ध पंक्ति, प्रसिद्ध जैसे कोई भी महान रचना क्या हो गई, प्रसिद्ध हो गई, जैसे सेनेरिटा छोटे छोटे देशों में, सेनेरिटा बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं, तो यह क्या हो गया, तो यह प्रसिद्ध पद या सन्निधि, जिसको डायलॉग, जिसको आप जन्म जन्म तक याद रखते हैं, मतलब जन्म जन्म क्या, पीढ़ी दर पीढ़ी फिल्मों के द्वारा जाती रहती है। जैसे शोले मूवी का डायलॉग सबको याद होगा, ठीक है, बसंती कुत्तों के सामने मस्त नाचना, और उसमें बहुत सारे कुत्ते थे जो क्या हो गए, आहत हो गए। खैर वह समय ऐसा नहीं था जब कुत्ते आहत हो जाएं, आज होता है कि सब लोग आहत हो जाते हैं। खैर व्यवहार में बहुत सारी चीज़ें प्रयोग में ली जाती हैं जो कि क्या होती हैं, उसका हो सकता है शब्द कुछ और हो, लेकिन अर्थ व्यवहार में क्या चल रहा है वह मायने रखा जाता है। ठीक है, तो यह ध्यान रखने वाला बात है। और कोश का मतलब होता है कि जो हमारी डिक्शनरी होती है वहाँ से जो अर्थ मतलब शब्द दिया है, शब्द का अर्थ दिया है, वहाँ से भी हम अर्थ ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यह ध्यान देने वाली बात है। जैसे व्यवहार में बहुत सारी चीज़ें, आप बताइए व्यवहार में क्या है। कोश तो आप जानते हैं, हरदेव बाहरी का हिंदी का एक बहुत अच्छा शब्दकोश आता है जिसमें बहुत सारे अर्थ दिए हुए हैं। व्यवहार में कौन सी, व्यवहार में एक आप एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, तो व्यवहार में जैसे हम क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेके चलते हैं और बोल देते हैं। मोटरसाइकिल, साइकिल जैसा दिखता था, उसमें मोटर लग गया तो मोटरसाइकिल हो गया। ठीक है, तो जबकि उसको बाईसाइकिल बोला जाता है। तो यही है व्यवहार में जो प्रयुक्त हो गया। पाश्चात्य ने क्या कहा, व्यवहार, डेमोन्स्ट्रेशन, उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण डेमोन्स्ट्रेशन को माना कि कोई चीज़ किसको डेमोन्स्ट्रेट कर रही है। जैसे मैं कुर्सी को चेयर बोलता हूँ, तो मतलब चेयर जो शब्द है वह जाके एक ऐसा यंत्र है जिस पे हम बैठ के काम करते हैं, उसको इंगित करता है। विवरण क्या होता है, किसी भी चीज़ का जान ही रहे हैं आप, अनुवाद यह सब है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार शब्द शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ व्यक्त कराने वाले व्यापार हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य कोश के अनुसार शब्द की शक्ति उसमें उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त कराने वाले व्यापार हैं। तो ये शब्द देखिए थोड़ा कठिन दिए हुए हैं ना। साहित्य कोश के अनुसार शब्द की शक्ति उसमें अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त कराने वाले व्यापार हैं। व्यापार का मतलब क्या होता है, मतलब आदान प्रदान। तो यह 3 प्रकार की बताई गई हैं शब्द की शक्तियाँ। जैसे एक वाचक के जो बोल रहा होता है वो अभिधा का लक्षण होता है। ठीक है, शब्द शक्ति अभिधा। अभिधा में क्या होता है, जो बात जैसी है सीधी सीधी सामान्य अर्थ में कह दी जाती है ना, उसको वही सामान्य अर्थ में लिया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि यह किताब सबसे अच्छी है, यह किताब अच्छी है, यह स्टाइलस है, तो यह सब अभिधा में जो सीधी सीधी बातें कह दी जाएं वह अभिधा में होता है। जैसे मैं कहूँ कि खली एक बहुत वीर इंसान है, वीर या फिर मतलब जैसे पहलवान है, बलवान है, तो इतना कह दिया मैंने। ठीक है, तो यह क्या हो गया, अभिधा हो गया। यह अभिधा में सीधा सीधा कह दिया जाना। लक्षणा में क्या होता है, लक्षणा में होता है कि जैसे मैं कहूँ कि मेरा बेटा शेर है, मेरा बेटा शेर है, मेरी बेटी शेरनी है, तो ऐसा मतलब नहीं है कि वो सही में शेरनी है ना। आजकल तो थोड़ा सा दिक्कत है, यदि मैं कोई कहे कि मेरा बेटा कुत्ता है तो हो सकता है कि उसके घर में सही में कुत्ता हो। लोग आज को जो पेट्स हैं उनको बच्चों की तरह अडॉप्ट करते हैं, उनसे उसी तरह का स्नेह भी रखते हैं, तो यह ध्यान देने वाली बात है।
कोई कुत्ता बोले तो उसको जरूर, शेर बोले तो हो सकता है आप कहेंगे अच्छा यह तो लक्षणा में कही जाने वाली बातें हैं ना। तो शेर है का मतलब क्या है, शेरनी का मतलब बहादुर है, बड़ा ताकतवर है, बहादुर है, किसी से डरता नहीं है। व्यंजना का मतलब जो व्यंग्यार्थ, व्यंग्य के रूप में बोला जाए, व्यंजक के रूप में ना इसका, तो व्यंग्य के रूप में जैसे दाल में जरूर कुछ काला है, ठीक है। जैसे कोई भी न्यूज़ देखिए आप, और न्यूज़ में कितने अच्छे से आज की जो मीडिया है वह तथ्यों को छुपाने का काम करती है, जो फैक्ट हैं उनसे दूर ले जाने के लिए भावनाओं का सहारा लेती है। तो इससे क्या पता चलता है कि ओह दाल में कुछ काला ज़रूर है ना, या तो पूरी दाल ही काली है। और क्या कहा जाता है, जैसे पारा चढ़ रहा है अब मेरा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर मरकरी बैठी हुई है और उसका पारा चढ़ रहा है, यह नहीं है। उसका मतलब क्या है कि अब मेरा दिमाग गर्म हो रहा है, अब किसी की पीटने की बारी आ रही है ना। तो यह तीनों लक्षण है। अभिधा में सीधे सीधे लक्षणा में लक्षण अर्थ करके, जैसे कि गधा नहीं बोला जाता, गधा, गधा एक क्या नाम है, एक पशु का नाम है, लेकिन लोग जिसको मूर्ख मूर्ख कहना होता है उसको गधा भी कह देते हैं, जर्क ना। तो यह ध्यान देने वाली बात है। और अभिधा लक्षणा का यहाँ पे देखिए परिभाषा दी हुई है, इसको आप देख लीजिएगा, मैंने बता दिया। पाश्चात्य विद्वानों के 3 अर्थ के भेद माने हैं, तो एक कोशार्थ है, व्याकरणार्थ है और अनित्यार्थ है। कोशार्थ क्या है, जो कोश में मतलब जो डिक्शनरी में दिया हुआ है उससे उससे अर्थ क्या होता है, अर्थ के 3 भेद माने हैं, वहाँ से अर्थ एक होता है जो कि निश्चित होता है। व्याकरणार्थ, व्याकरण की दृष्टि से शब्द के कई रूप हो सकते हैं, तो वहाँ से भी अर्थ परिवर्तित होता है। अनित्यार्थ, तो यह 3 दिए गए हैं। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एकार्थ और अनेकार्थ। तो ये देखिएगा, एक अर्थ जो लेके चलता है उसको एकार्थ बोलते हैं, जो कई अर्थ लेके चलता है उसको अनेकार्थ बोलते हैं। एकार्थ शब्दों के अर्थ निर्णयन के 10 साधन माने गए हैं। 10 प्रकार से क्या होता है, उसका अर्थ का निर्णय होता है। एक तो बोल कौन रहा है ना, श्रोता कौन है, सुन कौन रहा है, ठीक है, और वाक्य क्या है, वाच्य क्या है, और अन्य, सनिधि, प्रकरण, देश, काल, काकू और चेष्टा, यह सब जो चीज़ें हैं यह एकार्थक हैं, ठीक है, एक अर्थ निकलती हैं यहाँ से। और अनेकार्थक क्या होते हैं, संयोग, संयोग जो होता है, जैसे संयोग कोई ऐसा पड़ा जहाँ पे क्या हो गया, जैसे मैं कहूँ कि आम, जो ही मैंने आम बोला तो किसी किसी को क्या समझ में आया कि अच्छा आम बोलने का मतलब है एक फल बोल रहा है। जैसे मैं बोलूँ आम, आम का मतलब आम, आम है, ये बात आम हो चुकी है, मतलब सार्वजनिक हो गया है। तो संयोग से हो गया, संयोग से बहुत सारे शब्द क्या होते हैं, अर्थ अनेकार्थ निकलते हैं। वियोग से अर्थ निकलता है, साहचर्य से, विरोध से। जैसे मैं कहूँ कि यह आम बात नहीं है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि यह आम बात नहीं है, इसका मतलब ये है कि यह कोई खास बात है, ठीक है, यह कोई गंभीर बात है, तो यह विरोध के द्वारा निकलता है। अर्थ, प्रकरण, किस प्रकरण में प्रयोग हो रहा है, लिंग के अर्थ में ना, लिंग है यहाँ पे, अनेकार्थ निकलते हैं इससे। और अन्य शब्द या सन्निधि, सामर्थ्य, औचित्य, देश, काल, शक्ति, स्वर, ठीक है। देश काल के आधार पर देखिए बहुत सारे शब्द हैं ना, जो कि कहीं गाली हैं, कहीं के लिए बड़े अच्छे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे शब्दों को देख सकते हैं जो कि साउथ में वो गाली की तरह प्रयुक्त होते हैं। जैसे कुछ शब्द है, अब मुझे नहीं लगता है कि यहाँ बोलना सही होगा। पंजाब में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि हमारे लिए तो गाली जैसे यूज़ होते हैं, लेकिन पंजाब में वो अच्छे हैं। ऐसे ही साउथ में ऐसे ही शब्द हैं। तो खैर उन शब्दों का यहाँ जिक्र मैं नहीं कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। तो अनेकार्थ के देश काल के आधार पे भी उसका अर्थ बदलता रहता है शब्दों के, ठीक है, शब्दों के मायने बदलते रहते हैं। अर्थ परिवर्तन की 3 दशाएं होती हैं, एक अर्थ विस्तार, और दूसरा अर्थ संकोच, और तीसरा अर्थादेश, ठीक है। तो अर्थ विस्तार के कारण बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं कि जिनमें अर्थों का नया नया अर्थ जुड़ता चला जाता है, तो इससे क्या हो जाता है, अर्थ का विस्तार हो जाता है, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ मीनिंग इसको बोला जाता है। अर्थ संकोच, तो सेंट्रेक्शन ऑफ द मीनिंग, और अर्थादेश, ट्रांसफरेंस ऑफ द मीनिंग। तो यह 3 दशाएं होती हैं अर्थ परिवर्तन की, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश। तो यहाँ पे देखिए आगे दिया गया हुआ है अर्थादेश का अर्थोपकर्ष, अनार्थोपकर्ष, मूर्तिकरण, अमूर्तिकरण ना, अर्थादेश। इनके वजह से अर्थादेश का
के वजह से बहुत 4 प्रकार हैं इसमें। अर्थ परिवर्तन के विकास के अंतर्गत अर्थ विस्तार की दृष्टि से प्रमुख पक्षों को सूचित किया गया है। ठीक है, तो देखिए अर्थ विस्तार कैसे होता है। जैसे देखिए स्याह का मतलब क्या होता है, काला। स्याह मतलब काला, लेकिन धीरे धीरे स्याह शब्द, पहले काला को ही स्याही माना जाता था, लेकिन आजकल क्या माना जाता है, कहता हूँ मैं कि कौन सी स्याही, तो लाल स्याही, काली स्याही, पीली स्याही, सबको स्याही बोला जाने लगा। जैसे तिल, तेल का प्रयोग तिल के तेल के लिए होता था, तिल से जो निकलता था उसको तेल बोलते थे, लेकिन बाद में चल के सभी प्रकार के तेलों के लिए यह प्रयुक्त होने लगा। कुशल क्या है, जो कुश को अच्छे से उखाड़ लाता था, कुश को लाना अच्छे से एकदम कुशलता लाता था, बाद में क्या हो गया, निपुण चतुर के लिए प्रयुक्त होने लगा। प्रवीण, वीणा वादन में निपुण जो होता था उसको क्या बोला जाता था कि अच्छा है वीणा बहुत अच्छे से बजाता है, बाद में प्रवीण का मतलब दक्ष चतुर होने लगा। महाराज, राजा, अब रसोइया ना, तो यह अपरिवर्तित अर्थ हो गया। अब गवेषणा, गाय चाहना, गाय चाहना, जैसे जो होरी है वह गाय एक चाहता था कि गाय उसके घर पे हो, लेकिन नहीं हो पाया, तो गवेषणा बाद में क्या हो गया, इसको खोज के अर्थ में लिया जाने लगा। ठीक है, तो यह अर्थ विस्तार इसको बोलते हैं, जब बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे अर्थ का विस्तार पाने लग जाती हैं तो उसको उसमें अर्थ का विस्तार बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है अर्थ परिवर्तन या विकास के अंतर्गत अर्थ संकोच की दृष्टि से प्रमुख पदों को सूचित किया गया है। जैसे सर्प है, सर्प क्या मतलब है, जो सरकता है, अब बाद में परिवर्तित शब्द क्या हो गया, सांप हो गया, तो यह निकला था कहाँ से, सर्प, जो सरकता है। ठीक है, अर्थ संकोच इसको बोला जाता है। जो सरकता है वो बहुत सारी चीज़ें सरक सकती हैं, लेकिन वह सांप के लिए ही केवल प्रयुक्त होने लगा, इसलिए इसको संकोच बोला जाता है कि संकुचित हो गया अर्थ ना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से अर्थ क्या है, परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे कुंजर है, कुंजर क्या होता है, अर्थ ये क्या है, संकोच है। कुंजर का मतलब होता है जो कुंज में विचरता है, कुंज मतलब जंगल में। ठीक है, तो जंगल में तो बहुत सारे लोग विचरते हैं, बहुत सारे जानवर विचरते हैं, लेकिन ये हाथी के लिए रूढ़ हो गया, इसलिए संकुचित हो गया। धान्य, धान्य का मतलब एक प्रकार का धन है, धान से संबंधित है, और यह चावल और अन्न के लिए प्रयुक्त होने लगा। अब धान्य का मतलब क्या हो गया कि मतलब अन्न, गेहूँ, चावल, मटर, चना, सब कुछ इसमें आ गया। मोदक क्या होता था, जिसको खाने से मतलब जिससे प्रसन्नता हो जाए, प्रसन्न करने वाले को मोदक बोला जाता था, बाद में यह केवल लड्डू के लिए प्रयुक्त होने लगा, तो अर्थ का संकुचन हो गया। बाढ़, बाढ़ मतलब कोई भी चीज़ बढ़ना ना, आज भी प्रयुक्त होता है, जैसे मच्छरों की बाढ़ आ गई है, टिड्डियों की बाढ़ आ गई है, तो बढ़ने की प्रक्रिया, लेकिन यह जलावेग के लिए एकदम प्रयुक्त होने लग रहा है। लगान, जो लगाया गया हो, आज केवल टैक्स के लिए प्रयुक्त होता है ना, जो लगाया गया हो उसको, जैसे हमने एक रंग लगाया हुआ है, ठीक है, तो लगान है। गौ, इंद्रिय, गौ का मतलब क्या होता है, इंद्रिय, और पृथ्वी ना, लेकिन इसको गाय माना जाने लगा। ठीक है, तो यह ध्यान देने वाली बात है। ऋछ, ऋक्ष नक्षत्र ऋषि होता था, भालू के लिए प्रयुक्त होने लगा है, तो यह सब क्या हो गया, अर्थ संकुचन इसको बोला जाता है कि अर्थ संकुचित हो गया। मृग को पशु के लिए प्रयुक्त किया जाता था, लेकिन बाद में हिरण के लिए प्रयुक्त किया जाने लगा केवल, तो यह अर्थ संकुचित हो गया। मदक, नशीला, और इसको अफीम बोला जाने लगा। ठीक है, अन्न, खाया हुआ, जो अन्न कैसे बोला जाता था, जो भी खाया हुआ है, लेकिन चना, गेहूँ आदि के लिए हुआ। लोहा धातु है, अब लोहा केवल हो गया, लोहा पहले हर एक धातु के लिए प्रयुक्त होता था, लोहा लेना। खैर आगे चलते हैं। अर्थ परिवर्तन के अंतर्गत अर्थादेश की दृष्टि से कुछ प्रमुख पद इस प्रकार से हैं। जैसे मुग्ध है ना, तो मुग्ध है, यह सब क्या है, यह सब निकले हुए। जैसे फिरंगी, फिरंगी फारसी शब्द के फिरंग से बना है, फिरंग का मतलब क्या होता है, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, तो यह मुख्यतः अंग्रेजों के लिए प्रयुक्त किया जाने लगा। तो ये क्या बोला जाता है, अर्थोपकर्ष हो गया, कि अर्थ का इसका उपकर्ष हो गया, बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनके लिए प्रयुक्त होता था, लेकिन फिरंगी के लिए, अंग्रेजों के लिए प्रयुक्त होने लगा। तो यही सब हैं। ठीक है, पाखंड, देखिए पाखंड क्या है, पाखंड का मतलब क्या होता है जानते ही हैं आप ना, तो यह सब निकला हुआ है। और कृष्ण मतलब काला, त्यौहार, यह सारे शब्द अपकर्ष हैं। और अमूर्तीकरण, अमूर्तीकरण का बड़ा ही साधारण है। लाठी जो है, लाठी क्या होता है, जब एक बुढ़ा हो जाते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, लाठी के सहारे चलते हैं।
हालांकि शहर में जो होता है वह व्हील चेयर बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन गांव में पहले लाठी ही प्रयुक्त होता था। हो सकता है एक दिन बच्चों को पढ़ाना पड़े, पुराने समय में लाठी लोग लेके चलते थे ना। तो लाठी क्या है, सहारा की तरह इस्तेमाल की जाने लगी और फिर धीरे धीरे लाठी को सहारा के रूप में ही देखा जाने लगा। उसके बाद क्या है, कांटा। कांटा मतलब क्या होता है, तो जो घुस जाए, लेकिन कांटा आज का मतलब क्या हो गया, दर्द ना। यह व्यक्ति कांटे की तरह मेरे आँख में चुभने लगा है। तो आजकल बहुत सारे डायलॉग आप देखेंगे कि वह चुभ रहा है कांटे की तरीके से, तो दर्द। भार का मतलब जिम्मेदारी, भार्या ना। तो भार्या जो होती है, जैसे पत्नी के लिए बोला जाता है, पत्नी की जिम्मेदारी के रूप में आता है। निमग्न व्यक्त, गधा, मूर्ख, पूंछ, उपाधि ना। तो यह सब आँख दिखाना, माथा ठनकाना, अंधकार, पतझड़, यह सारी जुगनू, बुद्धि और चेतना का प्रतीक है ना। पतवार, सहारा, रश्मि, ज्ञान, शलभ, यह सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो यह ध्यान देने वाली बात है ना। तो ये अर्थादेश के प्रमुख पद हैं जो कि वो निकले हुए हैं। मूर्तिकरण से उपन्यास निकला हुआ है ना। सुहाग, सौभाग्य, तो यह सारी चीज़ें हैं, ध्यान देने वाली बात है। आप इसको बार बार पढ़ें और इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो फिर हम मिलते हैं किसी और अगला टॉपिक जो है देख ही रहे हैं आप ना। अगला पद्य से, कल से पद्य शुरू होगा जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। गद्य भी आगे आएगा क्लासेस में। आज यहाँ से जो अर्थ विज्ञान है वो ख़त्म हो गया और इतने में से ही मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। आप इसको याद करेंगे। थोड़ा सा इसमें नॉम्स चॉम्स्की, ब्लूमफील्ड, यह लोग भी हैं, लेकिन संभवतः इनसे जो पाश्चात्य, जब हम पढ़ेंगे पाश्चात्य दार्शनिकों को, तो उनसे थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। मैं हूँ चंद्रशेखर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल।